नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेंद्र सिंह चौहान। आज हम लोग बात करने वाले हैं स्टेट एग्जीक्यूटिव, जी हां, राज्य कार्यपालिका के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, इससे पहले के बहुत सारे वीडियो जो हम आपके लिए लेकर आए थे, आप लोगों ने वो वीडियो देख लिए होंगे, काफ़ी सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीज़ें आपको मिलने वाली है। दोस्तों, तो हम लोग किसकी बात कर रहे थे? राज्य कार्यपालिका की, है ना दोस्तों। राज्य कार्यपालिका की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो स्टेट एग्जीक्यूटिव में क्या होता है? स्टेट एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है कि स्टेट में जो भी कार्य होता है, जैसे हमने जब केंद्र सरकार की बात की थी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जो एग्जीक्यूटिव पोस्ट पर होता है उसमें मुख्य रोल होता है राष्ट्रपति का। वैसे ही राज्यों में जो महत्वपूर्ण रोल अदा करता है उसका नाम क्या होता है? राज्यपाल। तो इस एग्जीक्यूटिव के अंदर राज्यपाल, उसके बाद में मुख्यमंत्री और उसकी सहायता के लिए कुछ मंत्री भी होते हैं। तो आज हम सबसे पहले बात करने वाले हैं राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल के बारे में, जिसकी कार्य और शक्तियों की अगर मैं बात करूं तो राज्य की कार्यपालिका में राज्य और एक मंत्रिपरिषद होता है, जिसमें राज्यों में भी संसदात्मक व्यवस्था की स्थापना की गई है, और इस संसदात्मक व्यवस्था में राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का वैधानिक प्रधान होता है, जबकि मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद राज्य की कार्यपालिका सत्ता की वास्तविक प्रधान होती है। जी हाँ दोस्तों, तो होता क्या है दोस्तों कि राज्यपाल जो होता है ना, वो इसका मेन व्यक्ति होता है, और राज्यपाल के सहायता के लिए एक मुख्यमंत्री स्टेट में होता है, यानी कि राज्य में होता है, और उसके अतिरिक्त कौन होते हैं? उसके अतिरिक्त होता है मंत्रिमंडल। ये सब मिलकर के उस राज्य को संभालते हैं, है ना दोस्तों। अच्छा, कार्यपालिका का वैधानिक प्रधान वैसे राज्यपाल को कहा जाता है, परंतु मुख्यमंत्री जो है ना दोस्तों, वो मंत्रिपरिषद का वास्तविक प्रधान होता है। अगर अपन बात करें राज्य के वैधानिक प्रधान यानी कि राज्यपाल की, इसको समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों। राज्यपाल की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण किया जाता है। उसकी नियुक्ति 5 वर्ष की अवधि के लिए की जाती है, लेकिन वह उत्तराधिकारी के पद ग्रहण करने तक अपने पद पर बना रहता है। दोस्तों, जो राज्यपाल होता है ना, उसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ध्यान रखिएगा, उसकी नियुक्ति की जाती है हमारे देश के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति किसी भी राज्यपाल को नियुक्त करते हैं, और नियुक्त करने के बाद में या तो 5 साल की उसकी समयावधि रहेगी, या फिर जब तक राष्ट्रपति चाहे, अर्थात राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक इस राज्यपाल का कार्यकाल रहता है। राज्यपाल का अपने कार्य अवधि 5 वर्ष पूर्व भी राष्ट्रपति द्वारा क्या किया जा सकता है? हटाया जा सकता है। यदि राष्ट्रपति को लगता है कि राज्यपाल को हटाया जाना चाहिए, कोई नया राज्यपाल यहाँ पर नियुक्त किया जाना चाहिए, तो ये भी राष्ट्रपति के द्वारा किया जा सकता है। एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरण किया जा सकता है, और राज्यपाल यदि चाहे तो समय से पूर्व भी स्वयं अपना पद का त्याग कर सकता है। दोस्तों, अगर 5 वर्ष की समयावधि से पूर्व अगर वो चाहे तो वो कर सकता है। राष्ट्रपति अगर चाहे कि इनकी पोस्ट जो है वो हम क्या कर रहे हैं, इस पोस्ट को या उस पद पर रहे व्यक्ति को हम ट्रांसफर करना चाहते हैं, किसी और राज्य में राज्यपाल के रूप में यदि भेजना चाहे तो वो भी भेज सकता है। एक से अधिक जो राज्य हैं उनकी शक्तियां भी प्रदान करना चाहे एज अ राज्यपाल, एज अ गवर्नर, तो वो भी उनको प्रदान की जा सकती है दोस्तों। और उसके बाद में अगर ही कैन ऑल्सो क्विट पोस्ट बिफोर हिज टेन्योर, अगर वो व्यक्ति चाहे, यानी कि राज्यपाल चाहे कि मैं खुद अपनी पोस्ट से इस्तीफा दे दूं, वो खुद अगर इस पोस्ट पर नहीं रहना चाहता है तो फिर वो नहीं भी रह सकता है। यानी कि वो व्यक्ति, यानी कि राज्यपाल जो है ना दोस्तों, वो उस पद से अपना त्यागपत्र भी दे सकता है। राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में स्वस्थ परंपराओं की अगर बात करें तो राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में भारतीय संविधान लागू होने के बाद से कुछ स्वस्थ परंपराएं रही हैं। सबसे पहली बात यह है कि कुछ नियम नहीं, लेकिन हाँ कुछ परंपराएं रही हैं। जैसे एक परंपरा यहाँ पर है कि द गवर्नर शुड नॉट बी इनहेबिटेंट ऑफ द सेम स्टेट इन विच ही इज टू बी अपॉइंटेड, मतलब जिस राज्य का वो व्यक्ति है उस राज्य का उसे राज्यपाल नहीं बनाया जाएगा दोस्तों। और उसके अलावा क्या है कि बिफोर द अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर द सेंट्रल गवर्नमेंट शुड हैव कंसल्टेशन विद द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट टू गेट हिज कॉन्स्टेंट, अर्थात जब कभी भी, है ना, किसी राज्यपाल की नियुक्ति की जानी है तो पहले उस राज्य के मुख्यमंत्री से एक बार परामर्श जरूर लिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, परामर्श लिया जाएगा कि क्या उस व्यक्ति को यहां पर अपॉइंट करना है राज्यपाल के रूप में या नहीं करना है।
पद की योग्यता और वेतन की बात करें अगर दोस्तों, तो राज्यपाल के पद पर नियुक्ति के लिए 2 योग्यताएं होनी चाहिए। पहली बात क्या होनी चाहिए कि ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, अर्थात अगर कोई भी व्यक्ति राज्यपाल बनना चाहता है तो वो भारत का क्या होना चाहिए दोस्तों, नागरिक होना चाहिए। और उसकी आयु कितनी होनी चाहिए, तो उसकी आयु होनी चाहिए 35 वर्ष। जी हाँ, 35 वर्ष या उससे अधिक की आयु का व्यक्ति ही भारत का किसी भी राज्य का क्या बन सकता है, राज्यपाल बन सकता है ना दोस्तों। अब चलते हैं आगे की तरफ। राज्यपाल संसद अथवा राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं हो सकता। यदि वह किसी भी सदन का सदस्य है तो राज्यपाल की नियुक्ति से पहले उसे क्या देना पड़ेगा, वो पद त्यागना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, पहली बात तो ये कि अगर कोई विधानसभा है, अगर कोई विधान परिषद है, उसका यदि वो सदस्य है तो पहले तो उसको वहां से इस्तीफा देना पड़ेगा, अर्थात वो पद जिस पर वो पूर्व में है वो त्यागना पड़ेगा। और दूसरी बात, वो किसी भी लाभ के पद पर यानी किसी भी प्रॉफिटेबल पोस्ट पर भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो वो किसी भी प्रॉफिटेबल पोस्ट पर भी नहीं होना चाहिए। वेतन और भत्ते की बात करूं तो देखिए यहाँ पर वर्तमान में राज्यपाल का 1,10,000 रुपए लिखे हुए हैं दोस्तों, इसमें आप करेक्शन कर सकते हैं, ये हो चुके हैं 3,50,000 रुपए। 3,50,000 जो है वर्तमान में हमारे किसी भी राज्य के राज्यपाल की क्या है, सैलरी है। और इसके अतिरिक्त उसको निःशुल्क निवास स्थान, भत्ते और सब सुविधाएं जो भी संसद द्वारा या कानून द्वारा तय की जाती है वो हमारे देश के राज्यपाल को प्रदान की जाती है। तो इसकी तनख्वाह की अगर बात करें, इस पद की तनख्वाह या जो राज्यपाल होता है उसकी तनख्वाह कितनी होती है, 3.5 लाख, 3,50,000 दोस्तों। राज्यपाल की शक्तियां और कार्य की अगर मैं बात करूं तो बहुत सारी शक्तियां प्रदान की गई है। राज्यपाल यूं समझिए दोस्तों कि राज्यपाल वो व्यक्ति होता है जैसे कि सेम पोजीशन एज द प्रेसिडेंट कीप्स इन द सेंटर, अर्थात जो स्थिति सेंट्रल में किसी राष्ट्रपति की होती है वही स्थिति राज्य में किसकी होती है, राज्यपाल की होती है। अतः दोनों की शक्तियों में कुछ एक क्षेत्रों को अगर छोड़ दें तो बाकी जो नियम हैं या बाकी जो उनके पास में सुविधाएं हैं या बाकी जो उनके पास में पावर है दोस्तों, वो क्या होती है, सेम होती है। अर्थात दुर्गादास बसु ने अपने शब्दों में कहा है कि थोड़े में राज्यपाल की शक्तियां राष्ट्रपति के समान है, सिर्फ कूटनीतिक, सैनिक और संकटकालीन अधिकारों को छोड़कर, बाकी जो है वो राष्ट्रपति के समान ही इसकी शक्ति मानी गई है। राज्यपाल की शक्तियों को अगर हम देखें दोस्तों तो और देखते हैं तो सबसे पहले कार्यपालिका की शक्ति की अगर मैं बात करूं तो जैसे हमने कहा कि राज्य की जो भी कार्यपालिका होती है, जो भी एग्जीक्यूटिव होता है, उसका सबसे बड़ा हेड किसको माना जाता है, सबसे बड़ा हेड माना जाता है गवर्नर को, है ना। तो राज्य की कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित होती है जिनका प्रयोग वह स्वयं और अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करता है। वो मुख्यमंत्री की नियुक्ति कर सकता है और उससे परामर्श भी ले सकता है। जी हाँ दोस्तों, अब विधानसभा आदि के जब चुनाव होते हैं तो उसके अंदर जो भी सत्ता में जो पार्टी आती है उसका एक हेड होता है और वो बनता क्या है, वो सदन का नेता जो है वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है मुख्यमंत्री। अब वो मुख्यमंत्री बनाने के बाद में मुख्यमंत्री से क्या ले सकता है, परामर्श ले सकता है। वह अधिवक्ता और राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भी करता है। जी हाँ दोस्तों, वो एडवोकेट जनरल और द मेंबर ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जो भी होती हैं, जिस भी राज्यों की अगर बात करें तो उसमें अगर जो भी PSCs होती हैं उनके सदस्यों की नियुक्ति करता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति संबंधी राज्यपाल से परामर्श लेता है। अब दोस्तों क्या है कि अब उच्च न्यायालय जो होते हैं, हाईकोर्ट होते हैं, है ना, हमारे देश में हाईकोर्ट की संख्या कितनी है तो ध्यान रखिएगा 25 हाईकोर्ट है और 25 हाईकोर्ट में राष्ट्रपति द्वारा वहां के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। अब जब न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है तो परामर्श लेता है वो राष्ट्रपति किसके द्वारा, तो वो परामर्श लेता है उस राज्य के राज्यपाल के द्वारा, है ना। तो राज्यपाल से परामर्श लेता है और उसके बाद में ही उनकी क्या होती है, नियुक्ति की जाती है। राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियां राज्य सूची में उल्लेखित विषयों तक विस्तृत है। संवर्ती सूची के विषयों पर राष्ट्रपति की स्वीकृति से अपने अधिकारों का प्रयोग करता है। संवर्ती सूची जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि 7वीं अनुसूची है, उसमें एक सूची आती है जिसका नाम है संवर्ती सूची। 3 प्रकार की सूची होती है, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। तो राष्ट्रपति से स्वीकृति लेकर वो अपने अधिकारों का इसमें प्रयोग कर सकता है। राज्य सरकार के कार्यों के संबंध में वह नियमों का निर्माण करता है, मंत्रियों के बीच कार्यों का डिवाइडेशन भी करता है और उसे मुख्यमंत्री के से शासन से संबंधित सभी विषयों के संबंध में सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। वह मुख्यमंत्री को किसी भी मंत्री के व्यक्तिगत निर्णय से संपूर्ण मंत्रिमंडल के सम्मुख विचार रखने के लिए कह सकता है। तो दोस्तों अब चाहे मुख्यमंत्री से परामर्श लेने की बात हो, चाहे मुख्यमंत्री से कोई बातचीत करने की बात हो, मुख्यमंत्री से कोई जानकारी लेने की बात हो, मंत्रिमंडल की अगर कोई बात हो, तो उन सब के, है ना, उन सब से संबंधित जो पावर होती है वो किसके पास में होती है, उस राज्य विशेष के राज्यपाल के पास में होती है।
राज्यपाल मंत्री परिषद के सदस्यों को पद एवं गोपनीयता की शपथ भी दिलाता है। अब दोस्तों क्या होता है कि जब चुनाव होते हैं, चुनाव जीतने के बाद में कुछ व्यक्तियों को मंत्री बनाया जाता है, तो उन मंत्रियों को शपथ दिलवाने का काम जो है ना दोस्तों, वो किसके द्वारा किया जाता है? तो वो हमारे उस राज्य के राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। उनके त्यागपत्र स्वीकार करता है और उन्हें मुख्यमंत्री सहित पद विमुक्त भी करता है। दोस्तों अब जब कोई किसी मंत्री को या मुख्यमंत्री को अपने पद से हटना है तो उनका त्यागपत्र भी वो किसको सौंपते हैं? वो राज्यपाल को ही अपना त्यागपत्र देते हैं। विधायी शक्ति, राज्यपाल राज्य की व्यवस्थापिका का एक अविभाज्य अंग है और विधायी क्षेत्र में उसे महत्वपूर्ण शक्तियां प्राप्त है। वह व्यवस्थापिका का अधिवेशन भी बुलाता है और स्थगित भी कर सकता है। व्यवस्थापिका के निम्न सदन विधानसभा को भंग भी कर सकता है। दोस्तों अगर कभी अधिवेशन बुलाने की बात होती है ना, तो वो अधिवेशन भी बुला सकता है और उसके अलावा वो सेशन बुलाने के अलावा जो उसका लोअर हाउस होता है राज्य का, जिसको हम विधानसभा के नाम से जानते हैं, उस विधानसभा को यदि भंग करना है, जी हाँ दोस्तों, 5 साल अगर हो जाते हैं या उससे पूर्व अगर मुख्यमंत्री चाहता है कि हमारी इस विधानसभा को भंग कर दिया जाए, तो उस स्थिति के अंदर है ना विधानसभा को भंग करने का अधिकार विधायी शक्ति भी किसके पास में है? वो है, ये शक्ति भी राज्यपाल के पास में है। आम चुनाव के बाद में विधानमंडल में पहली बैठक को संबोधित करता है। दोस्तों अब क्या होता है कि जब कभी भी आम चुनाव होते हैं, कोई इलेक्शन वगैरह होते हैं, तो इलेक्शन होने के बाद में है ना संबोधित करने का जो कार्य होता है वो भी राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। और उसके बाद भी वह विधानमंडल को संदेश, अगर कोई अपना कोई मैसेज सेंड करना होता है, कोई भी विशेष प्रकार का कोई संदेश जो है वो भेजना चाहता है, तो वो भेज सकता है। राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयक पर राज्यपाल की स्वीकृति आवश्यक है। वह विधेयक को अस्वीकृत कर सकता है या उसे पुनर्विचार के लिए विधानमंडल को लौटा सकता है। यदि विधानमंडल दूसरी बार विधेयक पारित कर देता है तो राज्यपाल को स्वीकृति देनी ही होगी। कुछ विधेयकों को वो राष्ट्रपति के विचार के लिए भी रक्षित कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, अगर कभी भी है ना उसके पास में कोई बिल जाता है, किसी भी गवर्नर के पास में यदि कोई बिल जाता है कि भाई आप साइन कर दीजिए, हम उसे कानून बनाना चाहते हैं, तो वो उसे लेकर के उस पर साइन यदि कर देता है तो वो कानून बन जाता है। और अगर वो ऐसा नहीं करता है तो उसको रोक भी सकता है या फिर पुनः भी लौटा सकता है। कुछ विधेयकों को वो अपने पास में रक्षित भी कर सकता है और राष्ट्रपति के विचार के लिए भी अपने पास में उसको बचा करके वो रख सकता है दोस्तों, है ना। अब यदि राज्य के विधानमंडल का अधिवेशन नहीं हो रहा हो, मान लीजिए अगर राज्य में विधानमंडल का अधिवेशन चल ही नहीं रहा, तो फिर क्या होता है कि है ना एक अध्यादेश जारी करना पड़ता है। 213 आर्टिकल है, उसके तहत राज्यपाल क्या कर सकता है? अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश को राज्य विधानमंडल द्वारा पारित अधिनियमों के समान ही मान्यता प्राप्त होगी। यह अध्यादेश विधानमंडल की बैठक आरंभ होने के 6 सप्ताह के बाद तक लागू रहता है। यदि 6 सप्ताह पूर्व भी विधानमंडल इस अध्यादेश को अस्वीकृत कर दे तो उस अध्यादेश को उसी समय समाप्त मान लिया जाएगा। अब क्या होता है दोस्तों कि अगर मान लीजिए कोई सेशन चल नहीं रहा, लेकिन हमारे उस राज्य को कानून की आवश्यकता है, तो फिर क्या होता है, यूं समझ लीजिए एक टेम्परेरी प्रकार का कानून जो है ना वो अध्यादेश के नाम से राज्यपाल के द्वारा निकाला जाता है। और ये जो है ना, यदि ये 6 सप्ताह पूर्व ही विधानमंडल इस अध्यादेश को अगर अस्वीकृत कर दे तो इससे क्या मान लिया जाता है? इसे समाप्त मान लिया जाता है। कुछ विषयों के संबंध में अध्यादेश जारी करने से पूर्व राज्यपाल को राष्ट्रपति की स्वीकृति भी प्राप्त करनी होती है। कुछ के अंदर राज्यपाल क्या करता है? राष्ट्रपति से एक बार परामर्श ले लेता है ना। राज्यपाल विधान परिषद के 1/6 सदस्यों को, है ना दोस्तों। अब क्या होता है जब विधान परिषद कहीं कहीं पर, जैसे हमने हमारे पहले वीडियो में भी देखा कि 5 मैंने नाम बताए आपको राज्यों के, उन राज्यों के अंदर क्या होता है दोस्तों, उन राज्यों के अंदर है ना विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी होती है। तो विधान परिषद जो होती है उस विधान परिषद में है ना 1/6 1/6 सदस्यों को नामजद करता है, नॉमिनेट करता है। कौन नॉमिनेट करता है? तो ध्यान रखिएगा, नॉमिनेट करता है गवर्नर। और वो जो है ना वो किससे होनी चाहिए? एंड द प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ लेजिस्लेचर, आर्ट, साइंस, कोऑपरेटिव मूवमेंट्स एंड सोशल सर्विसेज। जी हाँ दोस्तों, कला, विज्ञान, साहित्य, सहकारिता आंदोलन, समाज सेवा से संबंधित वो व्यक्ति होना चाहिए। यदि वो ऐसा समझे कि विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का उचित प्रतिनिधित्व नहीं है तो फिर वो एक सदस्य को, जी हाँ दोस्तों, जो एंग्लो इंडियन होते हैं ना, उन एंग्लो इंडियंस का अगर प्रतिनिधित्व नहीं होता और राज्यपाल को लगता है तो वो एक सदस्य को एंग्लो इंडियन के रूप में जो है ना वहां पर मनोनीत भी कर सकता है। अब बात करते हैं, है ना, तो ये बात आपको समझ में आ गई कि एंग्लो इंडियन जो विधानसभा है उसमें एंग्लो इंडियन जो है उसका मनोनीत यानी नॉमिनेशन उसके द्वारा किया जा सकता है। वित्तीय शक्तियों की बात करते हैं दोस्तों, तो राज्यपाल को कुछ फाइनेंशियल पावर्स भी होती है। राज्यपाल विधानसभा में राज्यपाल के पूर्व स्वीकृति के बिना कोई भी धन विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। अब दोस्तों अगर मान लीजिए राज्यपाल की स्वीकृति नहीं है तो किसी भी प्रकार का कोई जो मनी बिल है ना उसको पास नहीं किया
जाएगा, प्रस्तुति नहीं किया जा सकता, है ना। और वह व्यवस्थापिका के समक्ष प्रतिवर्ष बजट प्रस्तुत करवाता है तो उसकी अनुमति के बिना किसी भी अनुदान की मांग नहीं की जा सकती। जब तक कि, है ना, राज्यपाल की अनुमति नहीं होगी तो किसी भी प्रकार के कोई अनुदान की बात यहाँ पर नहीं हो सकती। राज्यपाल विधान मंडल से पूरक, अतिरिक्त तथा अधिक अनुदानों की भी मांग कर सकता है। राज्य की संचित निधि राज्यपाल के अधिकार में रहती है। देखिए दोस्तों, क्या होता है कि एक, है ना, कंसोलिडेटेड फंड होता है किसी भी राज्य के पास में, तो जब तक राज्यपाल जो है ना नहीं चाहेगा तब तक उस पर किसी और प्रकार से खर्चा नहीं किया जा सकता, अर्थात उस पर पूर्ण रूप से अधिकार किसका माना जाता है? स्टेट का, गवर्नर का ही माना जाता है। कुछ न्यायिक शक्तियों की बात करें दोस्तों, तो संविधान के अनुच्छेद 161, आर्टिकल नंबर 161 ये कहता है कि राज्यपाल की कार्यपालिक शक्ति का विस्तार उन विषयों संबंधी किसी विधि के विरुद्ध अपराध करने वाले व्यक्तियों को दंड राज्यपाल क्या कर सकता है? कम कर सकता है, बदल सकता है, और उन्हें कहीं कहीं स्थान पर क्षमा करने का भी अधिकार इसको प्राप्त होता है। वह राज्य लोक सेवा आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन और राज्य की आय व्यय संबंधित महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन प्राप्त करता है और विधानमंडल के समक्ष रखता है। दोस्तों, अब होता क्या है कि प्रतिवर्ष, है ना, वार्षिक एक प्रतिवेदन होता है, एनुअल रिपोर्ट होता है, जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जो होती है ना, और राज्य के आय व्यय के संबंध में महालेखा परीक्षक जो ऑडिटर जनरल होता है वहां से प्रतिवेदन प्राप्त करता है, और फिर बाद में क्या होता है, उसको विधान मंडल में अर्थात विधानसभा और विधान परिषद के समक्ष राज्यपाल के द्वारा रखा जाता है। अगर वह देखता है कि राज्य का प्रशासन संविधान के अनुसार चलना संभव नहीं है तो राष्ट्रपति को राज्य में संवैधानिक तंत्र विफलता के संबंध में एक सूचना देता है, जिसमें अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। दोस्तों, क्या होता है, आर्टिकल नंबर 356 होता है, 356 नंबर आर्टिकल। ये आर्टिकल क्या कहता है कि अगर मान लीजिए संवैधानिक तंत्र किसी राज्य विशेष में फेल हो गया है, अर्थात वहां पर सरकार अपने ढंग से काम नहीं कर पा रही है, सरकार बार बार गिर रही है, तो ऐसी स्थिति के अंदर राज्यपाल क्या करता है, राष्ट्रपति से, है ना, रिक्वेस्ट करता है, और राष्ट्रपति जो है वहां पर अनुच्छेद संख्या 356 लगाता है। जी हाँ दोस्तों, अनुच्छेद संख्या 356 राष्ट्रपति द्वारा उस स्टेट में या फिर उस स्थान विशेष पर लगा दिया जाता है जहां पर जो है संवैधानिक तंत्र विफल हुआ है। इस बात की जानकारी भी जो है वो कौन देता है, तो इस बात की जानकारी भी राज्यपाल द्वारा ही राष्ट्रपति को दी जाती है। तो किसी भी स्टेट में अगर आपातकाल की स्थिति आ जाती है तो वहां पर ये 356 नंबर आर्टिकल जो है वो राज्यपाल के कहने पर राष्ट्रपति द्वारा लगा दिया जाता है। राज्यपाल राज्य में कुलाधिपति होने के नाते केंद्रीय विश्वविद्यालय को छोड़कर राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति करता है और उन्हें हटा भी सकता है। दोस्तों, जितनी भी कॉलेजेस होती हैं, है ना, जितनी भी कॉलेजेस होती हैं उन सभी कॉलेजेस का हेड कौन होता है, या कॉलेजेस के ऊपर होती है यूनिवर्सिटीज़, तो यूनिवर्सिटीज़ का हेड कौन होता है? यूँ कह लीजिए आप, यूनिवर्सिटीज़ का जो हेड होता है वो होता है स्टेट का गवर्नर, और स्टेट का गवर्नर अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के लिए अलग अलग क्या करता है, अलग अलग कुलपतियों की नियुक्ति करता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि किसी भी स्टेट के अंदर, है ना, चांसलर जो होता है वो स्टेट वो कौन होता है, वो होता है राज्यपाल, जबकि वाइस चांसलर की नियुक्ति वो स्वयं करता है ना। सेंट्रल यूनिवर्सिटी यानी केंद्रीय विश्वविद्यालय को अगर छोड़ दें तो उनको छोड़ करके बाकी सभी का राज्यपाल क्या होता है, हेड होता है। उपयुक्त के अतिरिक्त राज्यपाल को कुछ अन्य शक्तियां भी प्राप्त होती हैं। कौन कौन सी होती है? देखिए, एक तो राज्यपाल की शक्तियों के अनुसार जिन बातों के संबंध में संविधान द्वारा ये संविधान के अधीन राज्यपाल से अपेक्षा की जाती है कि वो अपने कार्य को स्विवेक से करे, यानी कि कुछ स्विवेकी शक्तियां भी राज्यपाल के पास में होती है। दोस्तों, उन बातों को छोड़कर राज्यपालों को अपने कार्यों का निर्वाह करने में सहायता और मंत्रणा के लिए मंत्रिपरिषद हुई। इसका प्रधान कौन होता है? मुख्यमंत्री होगा। अब दोस्तों, क्या होता है कि इसको कुछ विवेक की शक्ति प्राप्त होती है जिसमें वो अपने विवेक से कोई भी काम कर सकता है, और उसको सलाह की आवश्यकता होती है तो मुख्यमंत्री द्वारा वो सलाह भी प्राप्त कर सकता है। वर्तमान समय में जम्मू कश्मीर, नागालैंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल को ही इस प्रकार की विवेकात्मक शक्तियां प्राप्त। तो मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो ये जो शक्ति विवेकात्मक, ये किसके पास में? जम्मू कश्मीर, नागालैंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल के पास। यद्यपि संविधान के द्वारा राज्यपाल को स्विवेकी शक्तियां प्रदान नहीं की गई है और संसदात्मक शासन की परंपरा के अनुसार उसे आशा की जाती है कि संवैधानिक प्रधान के रूप में ही कार्य करेगा, फिर भी कुछ ऐसे अवसर आ सकते हैं जब अपने विवेक का प्रयोग कर सकें। ऐसे अवसर निम्नलिखित होते हैं, जैसे विशेष परिस्थिति में मुख्यमंत्री का अगर चयन करना, कोई ऐसी स्थिति आ गई है कि भाई मुख्यमंत्री का चयन करना पड़ेगा, इनमें से किसका किया जाए वगैरह वगैरह, किसको सरकार के लिए आमंत्रित किया जाए, तो इसमें वो अपनी विवेक की शक्ति का इस्तेमाल कर सकता है। मंत्रिपरिषद को अगर हटाना है ना, अगर राज्यपाल को लगता है कि मंत्रिपरिषद अपना काम सही ढंग से नहीं कर रहा है तो उसको हटाना है, रिमूव करना है, ओवरथ्रो करना है, तो वो कौन कर सकता है? वो भी राज्यपाल कर सकता है ना। अगर मान लीजिए कोई अधिवेशन बुलाना है, सत्र का सत्रावसान करना है, तो कुल मिलाकर के अगर
अगर कोई भी सेशन की बात अगर होती है तो वो भी जिम्मेदारी या वो पावर किसके पास में होती है, वो होती है उस स्टेट के गवर्नर के पास में। विधानसभा को हटाना है, डिसोल्यूशन करना है लेजिस्लेटिव असेंबली का, तो ये काम भी वही करता है। रिसीविंग ऑफ इन्फॉर्मेशन फ्रॉम चीफ मिनिस्टर, यानी कि किसी भी प्रकार की अगर सूचना प्राप्त करनी है किससे, उस राज्य के मुख्यमंत्री से, तो वो मुख्यमंत्री से सूचनाएं प्राप्त करने का भी जो अधिकार होगा ना दोस्तों, वो भी किसके पास में होगा, वो भी राज्यपाल के पास में होगा, है ना। राष्ट्रपति को राज्य की संवैधानिक स्थिति के संबंध में अगर राष्ट्रपति उस राज्य विशेष के बारे में कोई जानकारी प्राप्त करना चाहता है तो वो भी कौन प्रदान करेगा, वो भी राज्यपाल उसको प्रदान, राष्ट्रपति को प्रदान करेगा। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु भेजने का काम भी यही करेगा। उसके अलावा विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को स्वीकृति न देकर उसे पुनर्विचार के लिए लौटा देना। मान लीजिए उसके पास में कोई बिल आता है ना, कि इस पे साइन करिए, हम इसे कानून बनाना चाहते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए उसको समझ में नहीं आता राज्यपाल को, तो वो पुनः उसे लौटाने की शक्ति भी किसके पास होती है, वो भी राज्यपाल के पास में ही होती है। किसी अध्यादेश को प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति के अनुदेश की याचना करना, ये भी एक प्रकार से शक्ति किसके पास होती है, ये भी स्टेट के गवर्नर के पास में ही होती है दोस्तों, है ना। इन बातों से ये नितांत स्पष्ट है कि यद्यपि राज्यपाल को राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान नहीं कहा जा सकता, लेकिन इसके साथ ही वह केवल नाम मात्र का अध्यक्ष नहीं होता, वह एक ऐसा अधिकारी जो राज्य के शासन में महत्वपूर्ण रूप से भाग लेता है। वैसे कहने में तो आप ऐसा कह सकते हैं कि ये केवल नाम मात्र का शासक होता है, परंतु इसके पास में बहुत सारी शक्तियां होने के कारण से ये महत्वपूर्ण रूप से उस राज्य की शासन व्यवस्था में भाग ले सकता है दोस्तों। तो दोस्तों ये थी बात राज्य के गवर्नर की। जी हाँ दोस्तों, स्टेट गवर्नर की बात हमने करी। दोस्तों ये जो वीडियो है ये कक्षा 10 आरबीएससी के अलावा एसएससी, पटवारी, आरपीएससी और रेलवे के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब इस चैनल को जरूर करिएगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।